हाँ जी, तो बिफोर स्टार्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम एक काम करते हैं, बल्कि उसको यहीं लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, एक और भाग गया। हाँ, हम एफएम का वो उठाने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ने से पहले जो हमने स्टैटिस्टिक्स 2 में बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका एक ज़रा रीकैप लेते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते थे। हमारा यूजुअली पहला काम ये होता था कि हम डिफ़ाइन करते थे कि यार नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। होता क्या था कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में मामला ये था कि नल हाइपोथेसिस को हम समझते थे कि ये क्या चीज़ है, ये थ्योरी ऑफ नो चेंज, मतलब जैसा चलता आ रहा है वैसा ही है। और ऑल्टरनेट का मतलब है कि नाउ देयर इज़ अ चेंज, राइट। यूजुअली ये 2 टेल और 1 टेल की कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मतलब मैं जैसे कहूँ कि भाई नल हाइपोथेसिस ये है कि मीन कोई 60% है, 60 है, और ऑल्टरनेट कहूँ कि भाई अब जो मीन है वो ग्रेटर देन 60 है तो ये 1 टेल होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई मीन जो है वो 60 है, अब मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मीन जो है लेस देन 60 होना चाहिए, मीन जो है वो लेस देन 60 होना चाहिए, ये भी 1 टेल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई मीन जो है वो 60 है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मीन 60 है, यानी कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। तो ये जो 2 टेस्ट हुआ करते थे ये 1 टेल हुआ करते थे, क्योंकि मैं सिर्फ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए चेक किया करता था। और ये जो होता था ये 2 टेल हुआ करता था, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद जब ये डिफ़ाइन हो जाता था आपका कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, एक चीज़ होती थी कि हम देखते थे कि भाई सिग्निफिकेंस लेवल क्या चीज़ है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या चीज़ थी? सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट होती है, जो गिवन होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। इसका बेसिक आइडिया ये था कि मैं मानता हूँ कि नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, बट इवन दो इफ आई assume that 5% is the probability that it is not correct, तो वो सिग्निफिकेंस लेवल होती थी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। फिर तीसरी बात क्या होती थी, एक चीज़ होती थी जिसको टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक जाहिर सी बात है कि क्या चीज़ है, वो आप जो सैंपल है जिसकी बुनियाद पे फैसला करेंगे, जिसकी बुनियाद पे फैसला करेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए, जो रिज़ल्ट है सैंपल का, जो रिज़ल्ट है यूजुअली जो सैंपल का मीन हुआ करता था, जो सैंपल का मीन हुआ करता था कि जिसको चेक करना है कि ये नल हाइपोथेसिस को फेवर कर रहा है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को फेवर कर रहा है, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते थे। लेकिन ये चेक कैसे करते थे? चेक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अब वो सिंगल टेल है या 2 टेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टेल है, मीन 60 है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ, लेट्स से पहली एग्ज़ाम्पल अगर ये टाइप है कि भाई मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि जनाब नल हाइपोथेसिस को इस बात के अगेंस्ट चेक कर रहा हूँ कि अब ये मीन 60 से ज़्यादा है, सही है, तो इसका मतलब है कि मैं इसके आगे कोई एक वैल्यू बनाऊंगा। और अगर लेट्स से सिग्निफिकेंस लेवल की प्रोबेबिलिटी कि मैं ना मानूं कि मीन 60 है, मतलब लेट्स से 10% है, सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी 10% कि जो
जहाँ पर ये सैंपल की वैल्यू पहुँचेगी तो मैं मान लूँगा कि जनाब वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं इसको कहता था कि ये है रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन यानी कि ये जो सैंपल का मीन है, अगर ये यहाँ कहीं मौजूद हुआ तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा एच नॉट को, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं मौजूद हुआ, इतनी जगह पे कहीं मौजूद हुआ, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा एच नॉट को, राइट। तो हम बेसिकली ये जो जगह है ना, अब ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता था। ये जो जगह है, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते थे क्रिटिकल वैल्यू। ये सी के कहलाती थी, ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाती थी, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाती थी। और फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि जनाब ये चीज़ रिजेक्शन रीजन में है या ये सैंपल का मीन, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये रिजेक्शन रीजन में है या ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो सैंपल से मीन निकला है, ये जहाँ पे होगा हम उस पर फैसला करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब एक तरीका ये था कि मैं क्रिटिकल रीजन डिफाइन करूं यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन डिफाइन करूं इस क्रिटिकल वैल्यूज़ की ज़ुबान में। और फिर देखूं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कहाँ मौजूद है। और एक तरीका ये हो सकता था कि मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मीन से दूर जाने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द मीन, और उसको चेक करूं कि अगर वो ग्रेटर देन 10% है तो वो यहाँ होगी, और वो लेस देन 10% है तो वो रिजेक्शन रीजन में होगी, राइट। हाँ, मुझे पता था ये तुम्हें नहीं समझ आएगी। चलो ये अप्रोचेस मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। नहीं, 10% वाली बात देखो फॉर एग्जांपल 10% सिग्निफिकेंस लग रहा है। ये तुम्हारी अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये जो सैंपल का मीन आया है वो लेट्स से यहाँ है एक्चुअली, तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट निकालता हूँ, रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब है गोइंग अवे फ्रॉम द मीन, तो अगर तो एक्सेप्टेंस रीजन में, तो ये इसके राइट पे जो ये एरिया बन रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 10%, नहीं। मैं इस बुनियाद पे भी फैसला कर सकता हूँ कि इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ वापस। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ मौजूद है, मतलब अब जो प्रोबेबिलिटी इस, लेट मी स्विच द कलर, कि प्रोबेबिलिटी कि अगर वो यहाँ मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द मीन लेस देन 10% निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिजेक्शन रीजन में मौजूद है। ये रिजेक्शन रीजन में मौजूद है, तो मैं इस बुनियाद पे फैसला कर सकता हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल कर भी मैं इस बुनियाद पे फैसला कर सकता हूँ कि इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, है ना। एक तरीका और भी था, वो क्या था कि मैं इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की z वैल्यू ले लेता और वो जो सिग्निफिकेंस लेवल है इसके हिसाब से भी z वैल्यू ले लेता, और इन z वैल्यू की बुनियाद पर फैसला कर लेता कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। मुझे तो यही याद आ रहा है, दूसरा वाला पहले वाला याद नहीं आ रहा मुझे। वो हम करते हैं। अब ये जो अप्रोचेस थी, इन अप्रोचेस को एक एग्जाम्पल में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है OCR की कि अ मशीन is designed to produce the rods 2 centimeter long with the standard deviation of 0.02 centimeter। एक मशीन है
जो लेंथ बनाती है रॉड्स की 2 सेंटीमीटर और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.02 स्क्वायर है, मतलब वेरिएंस 0.02 स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.02 सेंटीमीटर. The lengths may be taken as normally distributed. The machine is moved to a new position in a factory in order to check whether the setting of the mean has been altered. This word is important. Altered. The length of the first 10 rods are measured. The standard deviation may be considered to be unchanged. If these lengths in centimeter are as given below, test at 5% significance level whether the setting has altered or not. अब altered or not, this sentence explains what? कि टू टेल टेस्ट है. तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि जनाब ये इस ऑल्टर्ड की वजह से हम पहले ये देखेंगे कि एच नॉट जो है, पहले तो ये मान लेंगे कि भाई मीन, जैसे कि मैंने बताया कि एच नॉट का मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ नो चेंज, कि भाई ये मशीन पहले मीन 2 सेंटीमीटर की रॉड्स बनाती थी, अभी भी यही बनाती होगी, कि कोई चेंज नहीं है. और अब मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये मीन चेंज हो गया है. इसका मतलब है कि अब मैं ये मान रहा हूँ कि मीन जो है अब वो 2 नहीं रहा. दैट मीन्स दिस इज अ टू टेल टेस्ट. दिस इज अ टू टेल टेस्ट. और यहाँ हमें सिग्निफिकेंस लेवल कितना गिवन है? यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है 5%. ठीक है. और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 10 वैल्यूज़ ली हुई हैं टू चेक. दिस इज़ द सैम्पल. इस सैंपल का निकलेगा मीन, और वो मीन हमारे लिए सर्व करेगी एज टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि जिसको हम चेक करेंगे. ठीक है. दफा होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक है जी. कैसे चेक होगा? ऐसे चेक होता है कि पहले तो ये मीन निकालेंगे हम, इनको ज़रा प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कीजिए. अच्छा, एक्स बार, सॉरी, चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मीन निकालते हैं. 1 यानी कि आपने 2.04 प्लस 1.97 प्लस डॉट 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 2.02 किया, डिवाइडेड बाय कितनी 10 वैल्यूज़ है, तो आंसर क्या आ गया? 2.015. ये आ गया मीन. अब ये जो मीन है, ये 10 मुख्तलिफ वैल्यूज़ का मीन है, यानी एक्स बार है. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लगाते थे. वो कॉन्सेप्ट ये लगाते थे कि ये जो एक्स बार है, ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद है, वो हमने पढ़ा था सैम्पलिंग में, जब सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पढ़ा था, कि ये एग्जैक्टली फॉलो करेगा कि इसका मीन तो वही रहेगा जो 2 था, राइट, जो 2 था, राइट. लेकिन ये जो वेरिएंस 0.02 स्क्वायर है, ये जो वेरिएंस 0.02 स्क्वायर है, ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ का मीन लिया गया है. इसके पीछे बड़ी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी सैम्पलिंग के चैप्टर में, कि जब आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ का मीन लेते हो तो ये जो वेरिएंस होती है वो श्रिंक हो जाती है, राइट. तो वेरिएंस होती है वो श्रिंक हो जाती है. और कैसे श्रिंक होती है? जो आपका सैंपल का साइज़ होगा वो आप डिवाइड कर देंगे 10 से. सही है. उसमें बड़ा कंसेप्ट मौजूद है. जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँ ना, कि 2 डाइस के स्कोर का मीन लो. अगर एक डाई का स्कोर लेते हो तो या तो वो 1 है या 2 है, लेकिन अगर 2 डाइस के स्कोर का मीन लोगे
तो भाई वो पहले डाई में 1 आया, दूसरे डाई में 2 आया, इनका अगर मीन लूँगा तो वो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5 भी एक स्कोर हो सकता है मीन का। अब हम जानते हैं कि पहले अगर सिंगल डाई में देखूं तो ये 1 के बाद स्कोर दूसरा 2 ही था, लेकिन अगर मैं मीन का स्कोर देखूं तो 1 के बाद 1.5 है, यानी कि इनके दरमियान का गैप कम हो गया है। जब दरमियान का गैप कम हो गया है तो इसका मतलब है कि वेरिएंस श्रिंक हुई है। वेरिएंस जिस हिसाब से श्रिंक होती है, जो इन बच्चों ने S2 नहीं पढ़ा उनके लिए ये मैंने थोड़ी सी बातें की कि उनको समझ में आए कि ये बेसिकली 10 से डिवाइड क्यों होता है। हाँ, तो ये मीन की अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ये बात ये है कि मैं अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक को यानी कि इसको चेक करना चाहूँगा कि इसके हिसाब से एक्सेप्टेंस रीजन रिजेक्शन रीजन क्या है, तो वो असल में x बार का है, वो x का नहीं है। ये जिसकी जिक्र उन्होंने शुरू में कर दिया था x का, ये नहीं है। वेरिएंस डिवाइड हो जाएगी 10 से, वो जो भी सैंपल साइज होगा हम स्ट्रेट अप उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट, अब ये था 2 टेल टेस्ट, सिग्निफिकेंस लेवल है 5%। अब 2 टेल को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ग्राफिकली, कितना था जी ये 5%। अब ये बीच में मीन जो है वो 2 है, और ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बन रहा है इधर, ये 2.5% होगा। ये जो एरिया बन रहा है इधर, ये भी 2.5% होगा, राइट। और आप लोग जानते हो कि ये है एक्सेप्टेंस रीजन। और ये है रिजेक्शन रीजन। ठीक है, ये है रिजेक्शन रीजन। अब ये जो 2 रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन बन गए हमारे पास, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, हमारा काम ये है कि इसको ढूंढना कि ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट, याद रखें H0 होता है। एक्सेप्टेंस रीजन मतलब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर इस रीजन में कहीं मिली तो मैं H0 को एक्सेप्ट करूँगा, और अगर इस रीजन में कहीं मिली तो मैं H0 को रिजेक्ट करूँगा, राइट। एक्सेप्ट या रिजेक्ट H0 ही होता है। एंड यू ऑफ कोर्स नो कि अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ H0 को, इसका मतलब मैं ऑल्टरनेट को रिजेक्ट कर रहा हूँ। गुड। अब इसके तरीके क्या हो सकते थे। एक तो जी वैल्यू है, एक तो ये है कि मैं पहले समझता हूँ, क्योंकि मुझे अगर ये फुली समझाना है तो मैं ये क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालूँ। इसको मैं C1 और C2 का नाम दे देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? अगर आप देखोगे शुरू से, फ्रॉम स्टार्ट टिल दिस C2, अगर 2.5% छोड़ दिया है तो ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये असल में कितना है, ये 95% है। लेकिन ये C2 का मार्क 95% प्लस 2.5%, यानी कि दिस मार्क शुड बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ 97.5% ऑफ Z, है ना जी। तो 97.5% ऑफ Z के हिसाब से Z की वैल्यू बताइए। 1.96। तो ये Z जो है कॉरस्पॉन्डिंगली Z की वैल्यू इतनी प्रोबेबिलिटी पे 1.96 बनती है, सही है। अब अगर मैं ये 1.96 वैल्यू के हिसाब से ज़रा ये C2 निकालना चाहूँ, माइनस मीन कितना था भाई 2, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी, दिस इज़ 0.02 स्क्वायर अपॉन 10। तो ये C2 कितना आ रहा है,
माइनस आ रहा है? 6.32 माइनस में कैसे आ सकता है? माइनस में हो ही नहीं सकता। 1.960 माशाल्लाह तबारकल्लाह। 1.960 ये पहले आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा 1.96 2.1 2.012 ऐसा। ठीक हो गया, 1 2 3 सही है जी। तो ये इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब आपकी इस आंसर के बाद मैं ज़रा एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि आप ज़रा z की वैल्यू तो चेक करें दोबारा। आप लोगों ने मुझे 1.960 satisfaction nothing else 2.012 2.012। अब बाय सिमेट्री 2 से लेकर C2 तक की जो ये वैल्यू है, कितना फ़र्क है? ये जो भी आपके पास आंसर आया था 2.012 कैलकुलेटर में, इसमें स्ट्रेट अवे -2 करें, 2 माइनस आंसर कर दें, 2 माइनस आंसर कितना आया? माइनस में कैसे आ सकता है? 1.9887 2 माइनस आंसर का है ना। बात यह है कि ये सिमेट्रिकल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जितना गैप है उसका यहाँ से पीछे का भी उतना ही गैप होगा ना, ऐसा। तो ये हमने काम किया। तो बेसिकली अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं डिफ़ाइन करता हूँ, अब बीच में ज़रा इसके 2-4 वो ऐड करो नए पेजेस। ठीक है जी, ये पेजेस ऐड हो गए। सो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि भाई इसमें मैं एक्सेप्टेंस रीजन बताऊँ कि क्या है, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन आप बता सकते हैं। वो 1.987 लेस देन इक्वल्स टू x बार एंड दिस x बार इज इक्वल्स टू कितना है? 2.012 राइट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें रिजेक्शन रीजन बता दें, तो वो अगर 1.987 से पीछे की तरफ है, यानी कि अगर x बार लेस देन इक्वल्स टू 1.987 आता है, या फिर x बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.012 आता है, तो इसका मतलब है कि मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब नाउ लुक what was it? ये x बार था क्या? 2.015। किधर है भाई ये 2.015? ये C2 के पीछे है, ये 2.012 था, ये 15 है। 15 का मतलब है आगे, इसका मतलब है रिजेक्शन रीजन में मौजूद है। इसका मतलब है कि रिजेक्शन रीजन में मौजूद है। तो फैसला ये है कि H नॉट रिजेक्टेड। ठीक, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं हैं, मतलब इतना स्ट्रेट अवे ब्लंट रिप्लाई नहीं देते, हम इसको बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। हम कहते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि ये सवाल क्या था? सवाल ये था कि वी हैव इनफ एविडेंस टू से दैट मीन हैज़ बीन ऑल्टर्ड at 5% significance level. सही है। So we write the conclusion in words.
सही है, वी राइट द कंक्लूजन we write conclusion that we have enough evidence to say at 5% significance level that mean has altered. क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये था कि मीन 2 है, हमारा सैंपल की वैल्यू आई रिजेक्शन रीजन में। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो कहता था कि मीन 2 है, हम ऑल्टरनेट को मान लेंगे कि भाई मीन ऑल्टर हो, रिजेक्ट करने का मतलब ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी अप्रोचेस कैसे फिट होती थी। अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आई थी 2.015, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक मेरे पास आई थी 2.015, मैं एक काम ये करता कि मैं प्रोबेबिलिटी निकालता इसकी मीन से दूर जाने की। मैं इसके हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता ऑफ रिजेक्टिंग H0, राइट, और फिर उसको कंपेयर करता सिग्निफिकेंस लेवल से। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 ये 2.015 2 के तो राइट पर है, मुझे नहीं पता कि होगा कहाँ। लेट्स से मुझे अंदाज़ा है कि रिजेक्शन रीजन में, लेट्स से मुझे नहीं पता कहाँ है तो 2 के राइट पर। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 कैलकुलेट करता, अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 means probability of going away from mean, नहीं? अब ये जो x बार की वैल्यू आई थी बच्चों, ये आई थी 2.015, हमारा जो मीन था वो तो 2 था। तो मैं बेसिकली अगर 2 से दूर जाने की बात करूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.015, है ना? क्योंकि अगर लेस देन निकालता तो मैं तो 2 की तरफ जाता, मुझे 2 से दूर जाना है, तो मैं गोइंग अवे फ्रॉम द मीन निकालूंगा। अब इसके हिसाब से ज़रा z की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। 2.015 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कितनी थी 0.02 स्क्वायर अपॉन 10, 2.372। ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा 1 मिनट के लिए रुको, बिल्कुल सही है ये 2.372। अगर यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुको और इसको देखो, यहाँ पे जो मेरे लिए z की वैल्यू थी वो कितनी थी 1.96, है जी। अगर मैं z की वैल्यू पर ही, ज़रा देखो इधर, इस C2 पर z की वैल्यू 1.96 थी। अगर तो मैं C2 पर z की वैल्यू पर ही अगर फैसला कर लेता तो 2.0, ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 2.372, ये यकीनन ग्रेटर देन 1.96 है। 1.96, इसको 2 से कंपेयर ना करो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रियल वर्ल्ड डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, z की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। z की लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ मीन 0 है, और हम जानते हैं ना कि 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, -1, -2, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे। 2.012 होगा ना, 1.96 तो सिर्फ होगा ना। बाबा नहीं समझ रही हो बात, मैं दोबारा यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ। मैं रियल वर्ल्ड डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने 2 बनाया था रियल वर्ल्ड डेटा x, z की लैंग्वेज के हिसाब से तो यहाँ 0 है ना, 1, 2 और 3।
ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे होता था ना। हमने z की वैल्यू निकाली है 1.96, वो 1.96 यहाँ कहीं होगा, है ना। और हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से z की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2.372, जो कि 2.372 ग्रेटर देन 1.96 है z की वैल्यू के हिसाब से, है ना। अब 2 पॉइंट यहाँ कहीं है, इसका मतलब है कि z, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ z ये रिजेक्शन रीजन डिसाइड करता तो z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.96 आता, जो x के ज़बान में ये है वो z की ज़ुबान में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.96 होता। गॉट इट। तो उसके हिसाब से देखो अब ये 2.372 आया, तो ये भी तो रिजेक्शन रीजन में ही है। तो ये एक अप्रोच थी कि मैं जिसकी बुनियाद पर फैसला कर सकता था कि यार इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता तो आप जानते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी आप निकालो ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.372 का मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2.372, जो ज़रा देखें क्या आता है फाइनल आंसर टेबल से, आई गेस 0.0088। तो इसी से 1 में से 2.372 की प्रोबेबिलिटी देखिए 2.372 हाँ, तो 1 माइनस 0.9 आ गया ना। अब ये प्रोबेबिलिटी, अब ज़रा मैं यहाँ पे दोबारा ही बना देता हूँ, देखो याद करो ऊपर क्या सीन था, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हमारा जो ये रिजेक्शन रीजन और ये सब था 0, z के हिसाब से अगर 1.96 सॉरी उसके हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी जो थी वो थी 2.5%। ऐसा यहाँ भी प्रोबेबिलिटी जो लेफ़्ट टेल पे थी वो 2.5% थी। अरे पागल हो गया दिमाग मेरा भी। अब ये वैल्यू यकीनन गोइंग अवे फ्रॉम द मीन, ये जो वैल्यू निकली है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो 0.0088 निकली है, जो कि छोटी है ना 2.5 से, 2.5% से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब क्या है, 0.88% है ना। अभी लेस देन 2.5% है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस वैल्यू इज इन द रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि H नॉट शुड बी रिजेक्टेड। तो भाई Z की वैल्यू भी डिसाइड करवा सकती है आपको कि रिजेक्शन रीजन में है, प्रोबेबिलिटी भी डिसाइड करा सकती है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर हम एक्सेप्टेंस रीजन को और रिजेक्शन रीजन को एक्स की सूरत में डिफाइन कर लें तो वो भी डिसाइड करवा सकती है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच है, दिस अप्रोच जिस पे हम फाइनली पहुंचे हैं, इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि एक्चुअली हम कुछ इसी तरह का काम टी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे अपनी टेस्टिंग के लिए। एक दूसरा, ये अप्रोच इसलिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में यही अप्रोच अप्लाई होगी। वहाँ पे मेरे पास ये बेल शेप कर्व नहीं होगा, मैं रिजेक्शन रीजन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट कैलकुलेट करूँगा और उस प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंस लेवल के अगेंस्ट ही चेक करूँगा और डिसाइड करूँगा कि भाई ये रिजेक्शन रीजन में मौजूद है या एक्सेप्टेंस रीजन में मौजूद है। कहो कि मेरे पास ये कर्व नहीं होगा,
लेकिन फैसला करने का क्राइटेरिया मौजूद होगा कि किस बात पर सैंपल की जो वैल्यू आई वो एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए. So it was a summary of hypothesis testing from S2. This will be a basis how we'll perform the hypothesis testing in further maths. ठीक है? That's all for the day.